सबसे पहले आज राजीव आपका रुख कर रही हूं विश्लेषण के लिए। जो खत लिखा है, जो चिट्ठी लिखी है अशरफ ने, अब वो चर्चा का विषय बनी हुई है। राजीव, सवाल यहां पर यह है कि जिस अधिकारी का जिक्र किया गया है वो अधिकारी कौन है? क्या वही असली मास्टरमाइंड है या उसके पीछे कोई और भी मास्टरमाइंड है कि अधिकारी ने तो सिर्फ निर्देश का पालन किया है? दूसरी बात यह है कि अशरफ ने 29 मार्च को यह स्टेटमेंट दी थी मीडिया में कि मेरी 15 दिन के भीतर हत्या हो सकती है, ऐसा अधिकारी ने कहा है। 15 तो नहीं लेकिन 17 दिन के भीतर इन तीनों शूटर्स ने दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया और ये तीनों शूटर्स भी चुप हैं, मौन हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, इसमें कई बातें हैं। अब विपनेश, अगर आप देखें, पहली बात तो ये है कि सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चला है कि पिछली बार भी जब पेशी के लिए दोनों भाई आए थे उस समय भी ये शूटर्स प्रयागराज आए थे, लेकिन तब ये सफलता हासिल नहीं कर पाए क्योंकि उस वक्त सुरक्षा का घेरा ज़्यादा कड़ा मौजूद था। और इस बार इनको जब रात को मौका मिला तब इन्होंने, एक जानकारी ये आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि इसकी कोशिश पिछले बार भी की गई थी। दूसरी बात यह है कि कोई भी अपराधी या कोई भी बड़ा अभियुक्त जब होता है, जो चर्चा में होता है, और इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तब कई बार वो इस तरह के बयान, अतीक ने भी ये बात कही थी, आपको याद होगा साबरमती जेल से निकलते वक्त जब पहली बार प्रिजन वैन में लाया जा रहा था तब अतीक अहमद ने भी कहा था कि हम समझ रहे हैं हमको मारने की साजिश रची जा रही है। तो ये बात अशरफ ने कही थी। ये बात सारे जो आरोपी होते हैं जब जेल से उनको पेशी के दौरान ले जाया जाता है, जो बड़े पेशी हैं जिन पर मीडिया की निगाहें, देश दुनिया की निगाहें लगी रहती हैं, तो वो हमेशा इस बात को कहते हैं। और ये जो अशरफ की चिट्ठी लिखने की बात आ रही है कि उसने अपने किसी परिचित, ये वकील जो है ये कह तो रहे हैं लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि वो चिट्ठी किसको दी, अपने किसी करीबी को दी, वो चिट्ठी अशरफ ने दी या अशरफ के बयान के आधार पर इस चिट्ठी का जिक्र किया जा रहा है। इसमें बड़ा पेंच है। वो चिट्ठी में सीएम योगी का नाम भी है कि योगी, 3 लोगों के नाम से ये चिट्ठी लिखी गई है। अगर उस चिट्ठी में मेरा इस पर यह कहना है कि अगर जो पुलिस का भी कहना है या जो लोग क्राइम से जुड़े हुए, जो उनके केस से जुड़े लोग हैं, उनका भी ये कहना है कि अगर इसमें पुलिस अधिकारी का नाम लिखा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पुलिस अधिकारियों के बारे में, खास करके ऐसे जो एटीएस में, एसओजी में, एसटीएफ में अधिकारी रहते हैं और जो तेज तर्रार रहते हैं, उनका नाम लिखा जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इसकी पुष्टि होना, इसकी पुष्टि कैसे हो ना हो, ये भी एक सवालिया निशान है। लेकिन अगर अशरफ ने अपने किसी दुश्मन का जिक्र किया है, अगर अपने किसी करीबी का जिक्र किया है, अगर अपने किसी रिश्तेदार का जिक्र किया है, तो वो शक की सुई उसकी तरफ मुड़ने की संभावना है। देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैं कुछ चीजें बता दे रहा हूं कि पीछे 1.5 सालों में कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए हैं जिसमें जो अतीक के करीबी लोग हैं और जो अतीक के काले धन को सफेद करने में जुड़े थे और जिनके पास 100 करोड़ से ज्यादा रुपए की प्रॉपर्टी या पैसा या बिजनेस हो चुका है, उन लोगों को अब अतीक पैसे जब मंगवाया करता था, जब अतीक का बेटा जेल के बाहर था, अली, जो आजकल नैनी जेल में है, उसे भी कहा जाता है कि वो बहुत ही एग्रेसिव आदमी है। उम्र तो कम है लेकिन वो बहुत एग्रेसिव लड़का है अतीक का। असद और अली ये दोनों बहुत एग्रेसिव माने जाते थे। तो असद और अली जब बाहर थे तब ये अपने फादर से आईफोन के जरिए जुड़े रहते थे। इनकी बातचीत साबरमती जेल में भी होती रहती थी। जो जानकारी मिल रही है, तो जिन जिन लोगों के पास अतीक का पैसा था, अशरफ का पैसा था, पिछले 1.5-2 सालों से उन लोगों से अब वसूली का काम अतीक करने लगा था। अतीक अपने बेटों को उनके पास भेजता था। ऐसे ही एक करीबी रिश्तेदार के यहाँ अतीक, अली और असद गए थे करीबन 1.5 साल पहले और उन्होंने कहा था कि अब्बू से बात करो, 5 करोड़ रुपए आज ही दो, और 5 करोड़ रुपए मांगा था, लेकिन उन्होंने वो 5 करोड़ देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद असद और अली ने उस रिश्तेदार के लोगों को बहुत मारा था और जेसीबी से उसका ऑफिस, जेसीबी लगाकर, इसी योगी सरकार में जेसीबी लगाकर उसके ऑफिस को भी गिराने की कोशिश की, कुछ गिरा भी दिया था। इस घटना का जिक्र एक यहीं प्रयागराज के एक थाने में है। वहां पर वो शख्स रहता था। आपको बता दें, कल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से या शासन की या प्रशासन पुलिस की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई। एक लिस्ट
अनौपचारिक रूप से जारी की गई, जिसमें अतीक के दुश्मनों के नाम या अतीक ने जिनको परेशान या शोषित या पीड़ितों के नाम जारी किए गए, उसमें उस करीबी रिश्तेदार का बहुत महत्वपूर्ण जगह पर स्थान है। तो इसलिए मैं आपको बताऊं, इतने एंगल है विपनेश, और ये मामला ताजा है। ये मामला 1.5 साल पहले का है और उस करीबी रिश्तेदार ने वो भी लिखाया, और उसके बाद FIR के बाद उसके बाद अली जेल चला गया, फिर असद केवल बाहर रह गया था। तो अभी कई सफेद पोश इलाहाबाद में ऐसे हैं जिनको 100 करोड़ रुपए से बताया जाता है कि ज्यादा पैसे अतीक अहमद ने दिए थे और उन्होंने उस पैसे को काले से सफेद किया था। तो ये तार किधर किस तरफ जुड़े हैं मैंने आपको बताया। तो ये अगर अतीक अशरफ के लिफाफे में इनमें से किसी एक का नाम होगा तब बात दूसरी हो जाएगी। लेकिन जो आपने कहा कि शूटर तो कुछ जुबान ही नहीं खोल रहे, शूटर तो कुछ बोल ही नहीं रहे, ये जो FIR में जिक्र है कि वो माफिया बनना चाहते थे, मुझे लगता है एक लेमैन को भी इस पर यकीन नहीं होगा कि जब शूटर आप कैमरे के अंदर मर्डर कर रहे हो, आप पिस्टल फेंक दे रहे हो, सरेंडर चिल्ला रहे हो, तो आपको पता है कि आपको कम से कम उम्र कैद होगी और नहीं तो आपको फांसी भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपके माफिया बनने का क्या रास्ता होगा? एक तो बात ये है। दूसरी बात, इस उम्र के ये थे 18 से 22-23 साल की उम्र में, इस उम्र का आदमी और जिसको अतीक और अशरफ के बारे में कुछ पता नहीं होगा, वही लड़का अतीक और अशरफ को मार सकता है। तो मुझे ये पूरा यकीन है और यहाँ के लोगों को भी यकीन है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, ये सुपारी हत्या है और किसी ने दे करके कराई है। राजीव का विश्लेषण, क्योंकि राजीव प्रयागराज में है, उस इलाके को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उनका कहना है कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, क्योंकि इन तीनों आरोपियों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुद से इतनी बड़ी प्लानिंग कर सकें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।